नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। छपरा हाजीपुर नेशनल हाईवे 19 से जुड़ी हुई, जहां पर भीषण जाम लगा हुआ है। विशनपुरा के पास जर्जर सड़क में एक ट्रक फंस गया, जिसकी वजह से NH 19 पर जाम लग गया है। लेकिन रात से सुबह तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और देखिए हजारों गाड़ियां कतारों में यहां पर जाम में फंसी हुई हैं। छपरा से आरा तक ट्रकों की लंबी कतार लग गई है। जाम में फंसे ट्रक और इन ट्रकों के साथ साथ वो तमाम लोग इस वक्त परेशान हैं, जिनके पास निकलने का कोई विकल्प नहीं है। भोजन और पानी के लिए त्राहिमाम करते लोग अब सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से इस जाम को हटवाने की दिशा में कोई पहल नहीं शुरू की गई। पूरी सड़क पर सिर्फ एक होमगार्ड के जवान को तैनात कर दिया गया है, जो अपनी ड्यूटी बजा रहा है। यहां जाम की जो तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें छपरा की हैं, जहां सड़क पर जिंदगी मानो थम सी गई हो, क्योंकि हजारों गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। लेकिन जाम कैसे टूटेगा, कैसे यहां से गाड़ियां निकल पाएंगी, जो लोग इस जाम में फंसे हुए हैं उन तक राहत कैसे पहुंचेगी, इसे लेकर जो प्रशासनिक इंतजाम होने चाहिए थे, जो तत्परता दिखाई जानी चाहिए थी, वो अब तक शुरू नहीं हुई है। और इससे लेकर लगातार अब लोगों के सामने भूख और प्यास एक बड़ी समस्या। तो कैसे ये घटना हुई? गड्ढा के चलन तक फंस गया गाड़ी, रात से आए 2 बजे के करीब फंस गया। रात से ही फंसा हुआ है? हाँ, रात तो निकालने के लिए कोई आया है? ना, कहाँ कोई आया। कैसे निकलेगा? बुलाए हैं, अपना से क्रेन आएगा तो निकालेगा। निकालेगा। इसी कारण जाम लग गया है? हाँ, इसी कारण लग गया। आए दिन यह जो रोड है ना, ओवरलोडिंग बालू के चलते बहुत बड़ा ट्रैफिक यहाँ जाम रहता है। आज ही देखिए पूरे रात से यहाँ पूरा ट्रैफिक जाम है। डोरीगंज से लेकर पूरा छपरा तक स्कूली बच्चों का भी बहुत इसमें परेशानी होता है। आम लोगों के जीवन जो होता है मैंने यातायात के चलते बहुत दिक्कत, जिसके चलते आए दिन दुर्घटना होती है। लगभग 6 बजे को पहले यहीं से कितना जाम में गाड़ी फंसी हुई? जाम में बहुत गाड़ी निकल ली, तो कभी अभी जाम है। अभी क्या स्थिति है? अभी क्या स्थिति बा? अभी कुछ मतलब फाका बाहर ना, तो एकरा पहले तो विशेष जाम लगा, चारों बगल से गाड़ी जाम लगा। और छपरा संवाददाता संतोष गुप्ता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या अब कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा है क्या इस जाम को तोड़ने के लिए, या यहां से इस जाम को खत्म कराने के लिए कोई पहल शुरू हो पाई है? नहीं, बिल्कुल कोई पहल दिख नहीं रही है। हम अभी भी मौजूद है डोरीगंज इलाके में। जो जाम है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है, ट्रकों की तादाद लगातार बढ़ते जा रही है। मैं बता दूं कि बीते रात 10 बजे के लगभग ये जाम शुरू हुआ था, और 10 बजे से ही सैकड़ों ट्रक, जो हजारों ट्रक ये कहा जाए, फंसे हुए हैं। बिल्कुल जो छपरा से लेकर के डोरीगंज तक जो सड़क है उस पर ट्रकों की एक लंबी लाइन लगी हुई है, और छोटी छोटी गाड़ियां जो है वो भी जाम में फंसी हुई है। काफी परेशानी लोग झेल रहे हैं। जो भी जो अगल बगल के रास्ते, उसमें भी ट्रक और गाड़ियां निकलने की कोशिश कर रही है, जिससे वो रास्ते भी जाम हो गए। तो पूरी तरह से जाम का माहौल बन गया है। और प्रशासनिक जो जिम्मेदारी होती है उसके अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि पूरे सड़क पर सिर्फ एक होमगार्ड का जवान हमको दिखाई पड़ा, जो महिया के पास, जो कि जाम हटाने की कोशिश करता दिखा। उसके अलावा पूरे सड़क पर कहीं पुलिस की कोई टीम नहीं दिखाई दी। तमाम गाड़ियां जो है फंसी हुई है। संतोष, क्या इन ट्रकों की कतारों में यात्री वाहन भी हैं? चूंकि इस मार्ग से आने जाने वाले लोग इस जाम में फंसे होंगे, तो कौन कौन सी गाड़ियां इस जाम में फंसी हुई हैं ट्रक वालों के अलावा? देखिए, जैसे स्कूल की गाड़ियां हैं वो तमाम, एम्बुलेंस तमाम प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि कुछ सब जो छोटे रास्ते हैं उनसे छोटी गाड़ियां निकल जाए, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां हैं, बस है, वो बिल्कुल फंसे हुए हैं। उनको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है और लोग काफी परेशान हो रहे हैं। लेकिन उनकी परेशानी को देखने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, कोई भी अधिकारी सड़क पर नजर नहीं आ रहा है। और यही कारण है कि जो ट्रक है, जो बता रहे हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर से हमने बात भी की, रात के 10 बजे से वो लोग लगातार जाम में फंसे हुए, खाने पीने की दिक्कत है, वो लोग समस्याएं झेल रहे हैं। लोगों का कहना है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस जाम को खत्म कराने की कोशिश नहीं कर रहा है। एक ट्रक था जो रात में, जो जर्जर सड़क हो चुकी है, 6 महीने पहले ही वो सड़क चालू हुई थी। उस सड़क की हालत यह है, विजुअल्स भी मैंने भेजे, सड़क के अंदर ट्रक पूरी तरह धंस चुका है, उसे निकालने की कोशिश नहीं की जा रही है। और यही कारण है कि जाम लगातार बढ़ते जा रहा है। संतोष, क्या आपकी किसी अधिकारी से बातचीत हो पाई? कोई इस पर कोई कुछ बोलने को तैयार है? कोई समाधान निकालने के लिए कोई अधिकारी आगे आ रहा है?
जी, मैंने एसपी से बात की। एसपी ने कहा है कि वो फोर्स को भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई फोर्स दिख नहीं रहा है। 2-3 थानों के जो एरिया है वो इस जाम से प्रभावित है। डोरीगंज है, मुफस्सिल है, अवतार नगर, ये तमाम जो इलाके हैं वो जाम से प्रभावित है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी सड़क पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि जाम इतना लंबा हो चुका है कि उसको निकलने में भी काफी समय लगेगा। रात 10 बजे से ये जाम लगा हुआ है और लोग परेशान दिख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए कैसे ट्रकों की एक लंबी कतार सी बन गई है, और सिर्फ ट्रक ही नहीं, इसमें स्कूली बच्चों के वाहन भी बताए जा रहे हैं, बसें हैं, यात्री बसें। हालांकि लोग दूसरे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि छोटी वाहनें जो हैं वो यहां से निकल पाए, लेकिन अब वो भी जाम की शिकार हो चुकी हैं। अब उसमें भी जाम लग गया और इसीलिए अब कोई दूसरा विकल्प लोगों के पास नहीं है। जहानाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला है। स्कॉर्पियो ने 5 लोगों को रौंद दिया है। रेफरल अस्पताल में फिलहाल सभी घायलों का इलाज इस वक्त होता हुआ। मखदूमपुर ब्लॉक रोड की घटना, जहां पर इस घटना की सूचना के बाद मखदूमपुर थाने की पुलिस जब पहुंचती है तो स्कॉर्पियो को जब्त किया गया है। तस्वीरों में आपको घायल लोग नजर आ रहे होंगे। हालांकि चालक जो था स्कॉर्पियो का वो फरार बताया जाता है। पुलिस स्कॉर्पियो के मालिक और चालक के बारे में अब तहकीकात करने में जुटी हुई है। खबर कैमूर से, जहां निवर्तमान नगर परिषद सभापति ने कार्यपालक पदाधिकारी पर 1.5 लाख रुपए घूस मांगने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर इस मामले पर नगर परिषद के पदाधिकारी ने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए तमाम आरोप जो हैं वो बेबुनियाद हैं। सच क्या है? पूर्व नगर सभापति जैनेन्द्र आर्य कार्यालय में पहुंचे थे, ये कह रहे हैं, और उन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं आपको भभुआ में नहीं रहने दूंगा, आपको गोली मरवा दूंगा। इस तरह के आरोप अब सामने आते हुए रोड बनाने के लिए हमने कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद भभुआ में गए थे। उनके द्वारा रोड बनाने के एवज में 1.5 लाख रुपए घूस का डिमांड मेरे द्वारा हमसे किया गया। हमारे कार्यकाल में हमने 2 बड़ी योजनाओं का भी टेंडर करवाया था। एक करवाया था खादी भंडार गली से लेके सुखपाल जी के गली तक, और दूसरा टेंडर करवाया था चकबंदी रोड से लेके वेद प्रकाश जी के घर तक, और मदर शकुंतला स्कूल से लेके आपको सच्चिदानंद गुप्ता जी के घर तक हमने टेंडर करवाया था। टेंडर करवाने के बाद हमने काम भी अपने कार्यकाल में शुरू कर दिया था। नगर परिषद के बाउंड्री से लेके फुल श्याम भवन तक का रोड का निर्माण कराया। तब तक हमारा कार्यकाल की समाप्ति हो गई, अवधि खत्म हो गया। उसके बाद कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उस रोड के निर्माण को रोक दिया गया। पहले तो ये बात नहीं हुई। जॉनी आर्या खुद यहाँ पर आए हैं और हमको धमका के गए हैं और बोले कि जान से मार देंगे और नगर परिषद में आपको यहाँ जीने नहीं देंगे, और जो है आपको मैंने झूठ मूठ का फंसा देंगे, गोली मरवा देंगे, और पहले जीत के आएंगे तो पहले आपको हम यहाँ से हटाएंगे। वहीं बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां फरार आईपीएस की याचिका पर सुनवाई, जिसमें आदित्य कुमार की याचिका पर सुनवाई, अग्रिम जमानत याचिका पर यह सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई। वकील ने कोर्ट में अपना पक्ष इसे लेकर रखा है। कोर्ट ने ईओयू से डायरी मांगी है। कॉल करने के मामले की डायरी की मांग कोर्ट की तरफ से की गई है, जिसमें 18 नवंबर को अगली सुनवाई सुनिश्चित हुई है। तो अग्रिम जमानत याचिका देखिए, फरार आईपीएस की तरफ से जरूर अदालत तक पहुंच चुका है, लेकिन आदित्य कुमार कहां है इसकी जानकारी किसी को नहीं है, ना तो पुलिस महकमे को है, ना अधिकारियों को है। और अब 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब ये फरार चल रहे हैं, लेकिन अग्रिम जमानत याचिका का मामला जरूर कोर्ट में इस वक्त। कोर्ट ने ईओयू से अब डायरी की मांग की है और 18 नवंबर को अगली सुनवाई की तारीख सुनिश्चित की गई। जिसने रची सीनियर आईपीएस की गिरफ्तारी की साजिश, जिसने जज के नाम से डीजीपी को करवाया फोन, जिसने थानेदार का किया गलत इस्तेमाल, जिसने निर्दोष को आर्म्स एक्ट में फंसाया, जो जांच एजेंसियों को लगातार दे रहा है चकमा, जो आईपीएस अधिकारी महीने भर से है फरार,
उस आईपीएस अधिकारी का नाम है आदित्य कुमार। आदित्य कुमार को रेड कॉर्नर नोटिस की तैयारी। आईपीएस आदित्य पर कसा शिकंजा। तो पूर्व आईपीएस आदित्य कुमार पर शिकंजा अब लगातार कसता जा रहा है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी अब शुरू कर दी गई है। इंटरपोल की मदद लेने की तैयारी इस वक्त ईओयू की तरफ से, और ईओयू और सीआईडी को भेजा गया है प्रपोजल। 1 महीने से आदित्य कुमार फरार चल रहा है। पटना में लास्ट लोकेशन आदित्य कुमार का ट्रेस किया गया था। 15 अक्टूबर से लगातार मोबाइल फोन जो है वो आदित्य कुमार का बंद आ रहा है। आदित्य के विदेश भागने की आशंका इस वक्त जाहिर की जाती हुई ईओयू की एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर कई जगहों पर छापेमारी लगातार कर चुकी है। यूपी के मेरठ में छापेमारी को अंजाम दिया गया। आदित्य कुमार का मोबाइल नंबर भी 15 अक्टूबर के बाद से लगातार बंद मिल रहा है। उनका लास्ट लोकेशन पटना में ट्रेस हुआ था और उसी दिन ईओयू ने आदित्य कुमार पर केस दर्ज किया था। गया कि शराब कांड को खत्म कराने के लिए उसने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल के नाम पर डीजीपी संजीव कुमार सिंघल को कॉल करवाया। अब यह आशंका जाहिर की जा रही है कि आदित्य कुमार गिरफ्तारी के डर से देश छोड़कर विदेश फरार तो कहीं नहीं हो गया, इसीलिए इंटरपोल की मदद लेने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ईओयू की तरफ से सीआईडी को रेड कॉर्नर के लिए प्रस्ताव दिया गया है। वहां अब इस प्रस्ताव को नोडल एजेंसी सीबीआई के पास भेजा जाएगा। तो डीजीपी को फर्जी कॉल कर अपने लिए पैरवी करवाने वाला गया का तत्कालीन एसएसपी और पूर्व निलंबित आईपीएस पदाधिकारी आदित्य कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय की पहल पर आर्थिक अपराध इकाई ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए सीआईडी के पास प्रस्ताव भेजा है। आईपीएस आदित्य कुमार को अब तक पकड़ने में नाकाम रही बिहार पुलिस को यह लगता है कि वो विदेश भाग सकता है, और ऐसे में रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए यह पहल शुरू की गई है। इस बारे में बिहार पुलिस मुख्यालय से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। महकमे के सस्पेंडेड आईपीएस ऑफिसर आदित्य कुमार की गिरफ्तारी बिहार पुलिस के लिए अब भी चुनौती बनी हुई है। आदित्य कुमार फिलहाल फरार चल रहे हैं और उन पर दबिश बढ़ाने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय की पहल पर आर्थिक अपराध इकाई ने उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की पहल शुरू कर दी है। आर्थिक अपराध इकाई ने अपना प्रस्ताव सीआईडी को भेजा है कि आदित्य कुमार की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि ऐसी संभावना है कि वो विदेश भाग सकते हैं। अब सीआईडी इस प्रस्ताव को सीबीआई को भेजेगा, जो इंटरपोल की नोडल एजेंसी है। अब तक इस पूरे मामले में बिहार पुलिस के हाथ खाली रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जब बिहार के डीजीपी से भी सवाल किया जाता है तो उनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता और वे केवल यह कहते हैं कि आर्थिक अपराध इकाई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो सवाल यही होता है कि आप बिहार के डीजीपी हैं और आपके अंडर में आर्थिक अपराध इकाई है, तो आप किस तरह की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आपको इस बात की जानकारी नहीं है। तो इस पूरे मामले में बिहार पुलिस की लगातार किरकिरी हो रही है। और इधर एक तरफ जहां बिहार पुलिस को ये लगता है कि वो विदेश भाग सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ आदित्य कुमार ने इस पूरे मामले में अपने लिए एक नया रास्ता ढूंढ निकाला है और उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए विशेष न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की है। उन्होंने प्रे किया है कि उन्हें एंटीसिपेटरी बेल किया जाए। इस पर आज फैसला आने वाला है और देखना होगा कि न्यायालय का इस पूरे मामले में क्या रुख होता है। लेकिन फिलहाल ये मामला जो है बिहार पुलिस के लिए मुसीबत का कारण बन गया है, क्योंकि आदित्य कुमार गिरफ्तार भी नहीं हो सके हैं और जिस दिन उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुआ 18 अक्टूबर को वो पटना से फरार हो गए। हालांकि इस मामले में 4 लोगों को तो आर्थिक अपराध इकाई ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आदित्य कुमार कहाँ है, इसका सुराग यह एजेंसी अब तक नहीं लगा सकी है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिल्कुल पूर्व आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में अर्जी लगा रखी थी, जिस पर आज सुनवाई भी हुई। कोर्ट ने डायरी की डिमांड की है। फोन कॉल्स को डिटेल को लेकर यह डायरी बेहद महत्वपूर्ण है और अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। फरार पूर्व आईपीएस आदित्य कुमार को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन जब इस पर डीजीपी साहब से सवाल पूछा गया तो वो सकपका गए।
जवाब देने से बचते हुए नजर आए। दरअसल डीजीपी सिंघल प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस की कामयाबी को गिना रहे थे, लेकिन जैसे ही सवाल आईपीएस आदित्य कुमार के बारे में पूछा गया, देखिए क्या जवाब देते वो नजर आए। आईपीएस आदित्य जी के लिए कोई अपडेट है क्या सर? अभी तक फरार है। देखिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मामला अनुसंधान में है और हमारा ईओयू बिल्कुल पूरा ठीक काम कर रहा है। नवादा में एक ही परिवार के 6 लोगों की जहर खाकर आत्महत्या कर लेने की घटना से पूरा जिला मर्माहत है। वहीं घर के बड़े बेटे के आने के बाद शवों का अंतिम संस्कार कराया गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। नवादा के खूरी नदी स्थित बिहारी घाट में सभी 6 शवों का जिला प्रशासन की मौजूदगी में एक साथ अंतिम संस्कार हुआ। हर कोई ये सोचने को विवश है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से परिवार ने इतना बड़ा और इस तरह का कदम उठा लिया। मृतक गुप्ता परिवार के बड़े बेटे अमित कुमार ने बताया कि परिवार के लोगों से अक्सर उनकी बातचीत होती रहती थी। अंतिम बार उसके भाई और उसकी छोटी बहन से बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि सब कुछ अब समाप्त हो गया है। इस घटना के बाद अमित ने दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बहरहाल पुलिस जांच शुरू कर चुकी है और फिलहाल एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं बरामद सुसाइड नोट से भी पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं और अब इंतजार किया जा रहा है तमाम उन लोगों की गिरफ्तारी का जिसका जिक्र इस नोट में है और जिसकी वजह से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। मुझे मैं कॉल किया था अपने भाई को, ठीक है, तो वो बोला था कि भैया ऐसा कोई बात नहीं पापा, लेकिन हमेशा बोलते रहते थे कि इतना इतना कर्जा हो गया 10 से 12 लाख रुपए से ऊपर लगभग में, और सब लोग धमकी देता है। और जहाँ तक कि हमें भी पता चला है कि उल्टा सीधा बोल रहे थे कि भाई बहन को उठा के ले जाएंगे, धमकी देता था, गाली गलौज, दुकान पे आके सामान उमान सब लेता था। ऐसे वैसे वो लोग जो बोलता था उठा के भाई बहन को ले, हम उसमें से सिर्फ एक ही वो का जानते हैं जिसका नाम है मनीष सिंह, और उसको सब पुकारू करता है टाइगर के नाम से। कहाँ घर है? न्यू एरिया पताल स्टोरी लगता है, हाँ न्यू एरिया में जो सिनेमा हॉल है ना उसके जस्ट पीछे ही घर है उसका। परिवार से बात हुई थी कुछ? मेरा सिर्फ हमेशा बात होती थी, मैं पापा को ही बोलता था कि अब टॉर्चर कर रहा है तो अब मरने से कुछ तो होगा नहीं, आप लोग यहाँ ये मिलके करेंगे, लेकिन उनको यही अच्छा लगा। अंतिम बात कब हुई थी? अंतिम बात मेरे भाई से सिर्फ हुआ था, मैं सिर्फ इतना ही पूछा था सब ठीक है, तो बोला हाँ ठीक है। मरते मरते मेरी बहन भी एक बार बोली अमित भैया सब खत्म हो गया, सब लोग सुसाइड कर लिया, अब मजबूरी में कर लिया, ऐसा ऐसा काम ही किया सब लोग, आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए। नवादा में एक साथ एक ही परिवार के 6 लोगों के द्वारा सामूहिक विस्फान कर आत्महत्या करने के मामले के बाद आज नवादा में उन सभी शवों का अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है नवादा के खुरी नदी स्थित बिहारी, जहां आप देख सकते हैं कि सभी 6 शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है और यहां पे उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग थे वो यहां पहुंचकर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और यहां पे जो उनके शुभचिंतक और समाज के जितने भी लोग थे वो सभी यहाँ आए हुए हैं और एक तरह से हम कह सकते हैं कि माहौल पूरा तरह से गमगीन है। हर कोई इस बात को सोचने को एक बार ज़रूर मजबूर है कि आखिर किस परिस्थिति में इन्होंने जहर खाया और क्या ऐसी मजबूरी रही कि उन्हें इतना बड़ा स्टेप उठाना पड़ा। आज सुबह ही उनके बड़े बेटे दिल्ली से पहुंचे हैं और दिल्ली से पहुंचने के बाद आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यहाँ जिला प्रशासन और पुलिस के भी लोग यहाँ मौजूद है और उन्हीं की देखरेख में यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जा रहा है। मगर इस एक साथ सामूहिक आत्महत्या के पीछे एक बात लोगों को बिल्कुल भी नहीं हजम हो रही है कि आखिर पैसे के चलते परिवार आखिर इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया। लोगों के बीच में कहीं न कहीं इस बात को लेकर भी चर्चाएं हैं कि आखिर पैसे के अलावा और ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि वो इस बोझ के तले दबे थे और पूरे परिवार ने इतना बड़ा स्टेप उठाया। तो जैसे जैसे जांच की प्रक्रिया इसमें आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ही बात निकल कर सामने आएगी, क्योंकि सुसाइड नोट जो पुलिस को जो मिले हैं उसमें बहुत कुछ राज छुपे हुए हैं और उसके बाद ही इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो पाएगा। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। शिक्षा दिवस पर शिक्षकों को सीएम की तरफ से चेतावनी दी गई है, अच्छे से काम करिए नहीं तो ऐसे लापरवाह शिक्षक नप जाएंगे, उनकी नौकरी जा सकती है। लापरवाह शिक्षकों को सीएम की तरफ से सीधे तौर पर यह चेतावनी दी गई है। शिक्षा दिवस पर सीएम नीतीश कुमार ने बैकलिस्ट
शनिवार की शुरुआत कर दी है। इस मौके पर सीएम ने डीबीटी के जरिए बच्चों के खाते में राशि ट्रांसफर की और शिक्षकों को चेतावनी भी दी। और यहाँ पर के सब प्रोफेसर लोग हैं, टीचर लोग भी हैं, हम उनसे आग्रह यही करेंगे कि भाई बच्चे बच्चियों को ठीक से पढ़ाइए। आप लोगों का तनख्वाह भी हम बढ़ाएंगे, लेकिन लड़का लड़की को पढ़ाइए। और नहीं पढ़ाइएगा तो मतलब कुछ होगी। अब हमने तो कह दिया है मंत्री जी को भी, इनको भी हमने कह दिया कि जरा देख लीजिए, जो अगर नहीं स्कूल में पढ़ाते हैं निकलवा दीजिए, उनको छोड़िए नहीं। और जब अगर पढ़ा देंगे तो उनको और ज्यादा दीजिए पैसा, ताकि खूब बढ़िया से पढ़ा दें। ये बहुत जरूरी है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेद।